1921 का साल था। महाराजा कॉलेज मैसूर के कुछ छात्र एक बग्घी को फूलों से सजा रहे थे। हालांकि यह उनकी कोई खुशी होने का मौका नहीं था। उनके सबसे प्रिय टीचर उन्हें छोड़कर कलकत्ता जा रहे थे। दोपहर को विदाई समारोह के बाद प्रोफेसर सभागार से बाहर निकले तो फूलों से सजी यह बग्घी बाहर खड़ी थी, लेकिन एक चीज अटपटी थी। इस बग्घी में घोड़े नहीं जुते हुए थे। प्रोफेसर आश्चर्य के साथ बग्घी पर बैठे। अचानक से कुछ छात्र आगे आए और बग्घी को खींचने लगे। उन्हें इस सवारी पर मैसूर रेलवे स्टेशन छोड़ा गया। यह एक शानदार टीचर की उतनी ही शानदार विदाई थी। टीचर का नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बायोग्राफी लेके आई हूँ। उनके कुछ अनसुने किस्से जो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। 1926 के साल की बात है। विवेकानंद के अमेरिका और यूरोप दौरे को 31 साल हो चुके थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ फिलोसफी का आयोजन था। राधाकृष्णन ने इसमें भाग लिया। यहाँ दिए गए लेक्चर अगले दिन के अखबारों की सुर्खियां बन गई। पश्चिम के कई दर्शन शास्त्री इस बात से हैरान थे कि भारत कोई दार्शनिक पश्चिम के दर्शन पर इतनी अच्छी पकड़ रखता है। राधाकृष्णन ने पश्चिम को उनकी भाषा में भारतीय दर्शन समझाना शुरू किया और यह बहुत असरदार साबित हुआ। 1926 में उनकी पुस्तक हिंदू ऑफ व्यू लाइफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छपकर आई। 1929 में आई पुस्तक एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ आई। इन दो पुस्तकों ने उन्हें पश्चिम में अच्छी पहचान दिलाई। नतीजा यह हुआ कि शिक्षा के क्षेत्र में उनका नाम 1931 में 1935 तक लगातार 5 बार नोबेल सम्मान के लिए नामांकित किया गया। तो आखिर एक भारतीय दर्शन शास्त्री कैसे उस भाषा में भारतीय दर्शन समझा पाया जिसे पश्चिम आसानी से समझ सकता था? इसका जवाब हमें मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज की 180 साल पुरानी इमारत की गलियों में टहलता हुआ मिलता है। यह कमाल की बात है कि तमिलनाडु के तिरुतनी में नियोगी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ राधाकृष्णन स्कूली शिक्षा क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में हुई। राधाकृष्णन विज्ञान पढ़ना चाहते थे। दर्शन शास्त्र में उनका दाखिला कम नाटकीय नहीं था। उनके एक रिश्तेदार जो कि मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से पढ़कर निकले थे, राधाकृष्णन को उनसे दर्शन शास्त्र की एक पुस्तक हासिल हुई। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उन्होंने तय किया कि वो भी आगे इसी विषय को पढ़ना चाहेंगे। मद्रास कॉलेज में उनका सामना प्रोफेसर अल्फ्रेड जॉर्ज हॉन्ग से हुआ। हॉन्ग ने उनका परिचय पश्चिमी दर्शन से करवाया। राधाकृष्णन के लिए यह नया संसार था। अपने 5 साल के अध्ययन में राधाकृष्णन भारतीय दर्शन के साथ साथ पश्चिम दर्शन भी पढ़ते रहे। 1909 में 20 साल की उम्र में मद्रास यूनिवर्सिटी के फिलॉसफी विभाग में नौकरी मिल गई। यह बतौर शिक्षक उनकी पहली नौकरी थी। 1929 में वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैरिस मैनचेस्टर कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल चले गए। 1931 में तो वो भारत लौट आए। यहाँ उन्होंने आंध्रा यूनिवर्सिटी में कुलपति के तौर पर काम किया। 1936 में वो ऑक्सफोर्ड पढ़ने लौट गए। इंदिरा गांधी उस समय राधाकृष्णन की छात्रा हुआ करती थी। सितंबर 1957 में उप राष्ट्रपति के तौर पर टीम एक सप्ताह की विदेशी यात्रा पर थी। इसमें चीनी यात्रा भी शामिल था। चीन में यह माओ का दौर हुआ करता था। माओ के बारे में मशहूर था कि उनका काम रात 8 बजे से सुबह होता था। वो देर रात तक काम करते थे और सुबह 5 बजे सोने जाते थे। जिसे भी उनसे मिलना होता वो इस दौरान ही मिल सकता था। जब राधाकृष्णन माओ से मिलने उनके आवास चुंगनान हाई पहुंचे तो माओ उनकी अगवानी के लिए खुद आए। जैसे ही दोनों ने हाथ मिलाया, राधाकृष्णन ने उनके गाल थपथपा दिए। इससे पहले कि माओ कुछ कह पाते, राधाकृष्णन ने एक लाइन बोलकर उनको शांत कर दिया। मिस्टर प्रीमियर, परेशान मत होइए। मैंने ऐसा स्टालिन और पोप के साथ भी किया है। राधाकृष्णन स्टालिन के साथ जिस मुलाकात का हवाला माओ को दे रहे थे वो 1949 में हुई थी। शीत युद्ध का आगाज हो चुका था। दुनिया के हर देश 2 में से एक खेमे को चुनने के लिए बाध्य थे।
भारत उस समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगुवाई कर रहा था। ऐसे में सोवियत रूस जैसे देश में पंडित नेहरू को एक जिम्मेदार व्यक्ति की तलाश थी। आखिर में यह काम दिया गया डॉक्टर राधाकृष्णन को। 12 जुलाई 1949 को वो बतौर विशेष राजदूत रूस के लिए रवाना हुए। इस काम को करने के लिए उन्होंने संविधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। 12 जुलाई 1949 को उन्होंने सोवियत यूनियन में भारतीय राजदूत बनाया गया। नेहरू के इस फैसले पर कई लोगों की भय तनी। आखिर एक कम्युनिस्ट देश में एक हिंदू दर्शन शास्त्री को भेजे जाने का औचित्य क्या है? अपनी नियुक्ति के अगले 6 महीने तक उन्होंने स्टालिन से मिलने का मौका नहीं मिला। 14 जनवरी 1950 मॉस्को अपने बदनाम ठंड के साथ जी रहा था। इस बीच राधाकृष्णन को स्टालिन की तरफ से मुलाकाती संदेश मिला। इससे पहले वो किसी भी भारतीय राजदूत से नहीं मिले थे। स्टालिन को पता था कि दार्शनिक डिप्लोमेट जल्दी ही सो जाते हैं, इसलिए उन्होंने मीटिंग रात में 9 बजे रखी। सामान्य तौर पर स्टालिन डिप्लोमेट और दूसरे लोगों से रात 12 बजे से पहले नहीं मिलते थे। इस मुलाकात से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा मिलता है। राधाकृष्णन क्रेमलिन में दाखिल हुए और भूल भुलैया जैसे रास्तों से गुजरते हुए स्टालिन के दफ्तर में पहुंचे। उनका स्टालिन में से पहला मुलाकात सवाल था, आपसे मिलना इतना मुश्किल क्यों है? स्टालिन ने जवाब दिया, मुझसे मिलना क्या सच में मुश्किल है? देखिए, आप मुझसे मिल रहे हैं। इसके बाद दोनों के बीच औपचारिकता धीरे धीरे पिघल गई। कुछ मिनट के लिए तय हुआ यह मुलाकात 3 घंटे चली। बाद में राधाकृष्णन ने अपने सहयोगियों से मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि बातचीत के दौरान ही एक दफा उन्होंने एक बार स्टालिन के सिर के बाल सहला दिए। राधाकृष्णन ने बातचीत के दौरान स्टालिन के जीवन में चल रहे बदलावों को दार्शनिक अंदाज में समझाया था। सम्राट अशोक का उदाहरण देते हुए उन्होंने स्टालिन से कहा था, हमारे यहाँ एक सम्राट हुआ करता था। उसने कलिंग पर हमला बोला और जीत हासिल की। इसके बाद युद्ध के बाद उसे समझ में आया कि जंग दरअसल इंसानी जान को जाया करने के अलावा और कुछ नहीं है। इसके बाद वो सन्यासी बन गया। आपने भी ताकत के जरिए सत्ता हासिल की है। कौन जाने आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो। इस मुलाकात में स्टालिन राधाकृष्णन को प्रोफेसर और राधाकृष्णन स्टालिन को मार्शल कहकर संबोधित करते रहे। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन को सन 1954 में सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1962 से राधाकृष्णन जी के सम्मान में उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। पोप जॉन पॉल ने इनको गोल्डन स्पर भेंट किया। इंग्लैंड सरकार द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान प्राप्त हुआ। 1967 के गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने देश को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया था कि वह अब किसी भी शस्त्र के लिए राष्ट्रपति नहीं बनना चाहेंगे और बतौर राष्ट्रपति ये उनका आखिरी भाषण रहा। 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन का निधन हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा याद किया जाता है। राधाकृष्णन को मरणोपरांत 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार को ग्रहण करने वाले यह प्रथम गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति थे। तो ये रही हमारे राधाकृष्णन की बायोग्राफी, इनके कुछ अनसुने किस्से। इतिहास से जुड़ी ऐसी जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।